अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। मैं यूएसए में एक न्यू इमिग्रेंट हूँ। अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है, इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए हेल्पिंग गाइड बन सके। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि मुझे से किसी ने पूछा कि हमारा I-130 जो है ना वो अप्रूव्ड हो गया, लेकिन हमें इन्फॉर्म किया USCIS ने कि उसमें करेक्शन करें। अगर वो इन्फॉर्म करें या ना करें, अगर आपको लेटर डेट पता लगता है कि उसमें कोई करेक्शन चाहिए तो उसका एक स्टेप है, बहुत ईजी सा है, वो कर लें तो उससे बेहतर ये होता है कि पूरी यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। USCIS यूनाइटेड स्टेट्स की जो सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज हो गई, NVC हो गई, नेशनल वीज़ा सेंटर होगा, तीसरा जो होता है US एम्बसीज कॉन्सुलेट्स, जिसको कॉन्सुलर प्रोसेसिंग कहते हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ये देता हूँ कि I-130 होता क्या है। कोई भी बेसिक इमिग्रेशन प्रोसेस अगर स्टार्ट करना यूएसए में तो आपका I-130 पहला स्टेप होता है। I-130 फाइल होगा तो इमिग्रेशन चलता है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को सर्टेन राइट है कि वो किन किन के लिए I-130 फाइल कर सकते हैं, और यूएस सिटीजन के लिए कुछ बताया हुआ है कि वो किन किन के लिए फाइल कर सकते हैं। यूएस सिटीजन को सबसे ज़्यादा फ्रीडम होती है, वो अपनी स्पाउस, अपने बच्चे, उसके अलावा आपके पेरेंट्स हो गए, अपने भाई बहनों को बुला सकते हैं। यूएस सिटीजन के अलावा जो आप ग्रीन कार्ड होल्डर है, ग्रीन कार्ड होल्डर की लिमिटेशन होती है, लेकिन वो अपने भाई बहनों को कभी स्पॉन्सर नहीं कर सकता जब तक वो यूएस सिटीजन ना बन जाए। तो I-130 का ये एक छोटा सा एक आपको मैं दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम बना लेंगे जब इन डेप्थ जाके बातें कर सकते हैं। अब आपने I-130 फाइल किया, 535 या 535 इतनी डॉलर्स की फ़ी है। 2 से 4 साल अप्रूवल को लगते हैं। अप्रूव हो के आ गए, अब आपकी उसमें करेक्शन चाहिए, अब दोबारा आप I-130 दोबारा फाइलिंग करेंगे, क्योंकि 4 साल का जो टाइम पीरियड भी ज़ाया होगा, और वो डुप्लीकेशन बना देगा, और एक फ्यूचर में आपको एक और मसला बना देगा। कहेंगे कि दो ही पटिशन एक साथ साथ क्यों चल रही हैं, क्योंकि जब भी आप फाइल करेंगे आपको रिसीट नोटिस आता है उसका, जो आपने संभाल के रखना होता है, जो आपको हेल्पफुल होता है इन ट्रैकिंग ऑफ द केस। इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। उस सोल्यूशन पर जाने से पहले हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको उसका स्क्रीन शेयर कर लूँ। आपने गूगल पर आना है, गूगल इज़ योर फ्रेंड। गूगल पर आकर USCIS ऑल फॉर्म्स लिखें, ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएँ, USCIS.gov, आगे फॉर्म्स आ रहा है। ऑल फॉर्म्स लिखेंगे तो उससे मकसद ये अभी दिखाना क्या चाहता हूँ कि आपको फारिग टाइम है, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, यहाँ आके रीडिंग करना शुरू कर दें, आपको हेल्पफुल होगा। जिस तरह लास्ट वीडियो मैंने जिक्र किया था, क्योंकि USCIS आस्ता आस्ता मैनुअल फाइलिंग से होकर अब इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जा रहे, तो आप देखेंगे कुछ चीज़ों के ऊपर, जिसमें लास्ट वीडियो हमारी AR11 पे थी, चेंज ऑफ एड्रेस की, लिखा आ रहा है फाइल ऑनलाइन या फॉर्म की डिटेल। फॉर्म डिटेल करेंगे, उसमें फॉर्म को डाउनलोड करने का तरीका होता है, उसकी PDF पड़ी होती है, कहाँ फाइल करना है, क्या उसका करेक्ट एडिशन चल रहा है, उसकी इंस्ट्रक्शन सब कुछ पड़ा होगा। तो इस तरह स्क्रॉल करते रहेंगे, जो जो फॉर्म्स आपके ऑनलाइन होंगे उसके सामने लिखें फॉर्म, लेकिन लिखा हुआ है फाइल ऑनलाइन। ये आपकी हो गई, एक छोटी समरी दे दी कि यहाँ आके आप ढूंढ सकते हैं, और उम्मीद है कि किसी दिन ये सारे ही फॉर्म जो होंगे ऑनलाइन ही हो गए होंगे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, काफ़ी एफिशिएंट होता है, और पेपर बहुत बचता है। बजाय कि आप फाइल पहले प्रिंट कर रहे हैं, उसको फिल कर रहे हैं, चेक लगा रहे हैं, फिर फेडेक्स कर रहे हैं, वो 3-4 दिन वेट कर रहे हैं। ये तो आपने जिस तरह फाइल करना है इंस्टेंटली उनके डाटाबेस में पहुंच जाता है। जो फॉर्म हमें चाहिए उसको हम कहते हैं I-824, एप्लीकेशन फॉर एक्शन ऑन एन अप्रूव्ड एप्लीकेशन और पिटीशन। ये फॉर्म सिर्फ तब काम करने को आपको पड़ेगा या आपको फ़ायदे में होगा, क्योंकि देखें I-130 आपने फाइल करना है USCIS के साथ, उसके दो रिजल्ट हैं, या वो अप्रूव्ड हो जाएगा, उन्हें सर्टन डाटा देखा, उनको समझ आई, उन्हें अप्रूव कर दिया, आपको पता है कि इसमें मिस्टेक हुई हुई है, आपने उसका एक्शन लेना होता है। तो ये ने जिक्र किया हुआ है कि हम इस फॉर्म को प्रोसेस नहीं करेंगे अगर कोई पेंडिंग या कोई डिनाइड हो चुका है। डिनाइड क्यों हो गया, आपकी वो इतनी बड़ी मिस्टेक थी, उन्हें रिव्यू किया। आपको हमेशा इनका लॉ है कि आपको RFE आएगा, रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस, या RFI आएगा, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हमेशा आएगा। पहले ये दिया जाता है, उसकी डेडलाइन दी जाती है, उसके मैक्सिमम जो पीरियड अलाउड होता है लॉ के अंदर, इनके जो इमिग्रेशन नेशनल एक्ट है या नेशनल इमिग्रेशन एक्ट जोन से है, वो आपको मैक्सिमम अलाउ करते हैं। अगर उस पर भी एक्शन लेते हैं फिर आपको नॉइड आता है कि नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिनाई आता है, फिर उसके बाद वो डिनाई करते हैं। तो आपके पास 2 चांस आते होते हैं कि जो भी वो अपना इशू को रेज करें उसको रिजॉल्व कर सकें। अब आपका केस अप्रूव्ड हो गया, आपने बाद में स्पॉट कर लिया कि यार ये तो इसमें गलती थी, ये मैंने ठीक करनी थी। जब भी कोई फॉर्म की आप इंफॉर्मेशन खोलेंगे ना, तो आपके सामने देखें जो फॉर्म है इटसेल्फ वो पड़ा होगा, PDF, उसकी इंस्ट्रक्शंस पड़ी होंगी। एडिशन डेट बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप फाइल करें, आप ये ना हो कि आज आपने डाउनलोड किया, उसको फिल करने में आपको 3 से 4 महीने लग गए और उन्हें एडिशन चेंज कर दी है। जब एडिशन चेंज होगा फाइल करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों कहेंगे ये तो फॉर्म करेक्शन ही नहीं है,
क्योंकि एडिशन से मुराद ये होता है कि शायद वो कॉलम रिमूव कर दें या कोई नया कॉलम डाल दें। इसकी एग्जांपल ये है कि जब एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस वाला जो सा I-485 है, वो एक वक्त था कि सिर्फ 2 पेजेस होते थे, इंक्रीज़ होते थे, 17 पेजेस पर वो फॉर्म आ गया। उसके अंदर फिर लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो थी गवर्नमेंट थी, उन्होंने वो पब्लिक चार्ज वाला पूरे 2-3 पेजेस डाले कि आप अगर एज अ यूएस में आते हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर बनेंगे, तो आप कोई यूएस की गवर्नमेंट के ऊपर एक मुसीबत तो नहीं बन जाएंगे, उसके फंड्स के ऊपर तो नहीं जाएंगे, पब्लिक चार्ज तो नहीं बन जाएंगे। तो उन्हें वो पोर्शन डाल दी है। तो विद टाइम या सेक्शंस रिमूव हो रहे होंगे फॉर्म से या ऐड हो रहे होते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान करनी होती है। फॉर्म से पहले हम बात करेंगे कोई इंस्ट्रक्शंस वाला जब खोलेंगे, तो इंस्ट्रक्शंस बहुत हेल्पफुल होते हैं। 10 पेज हैं, आप बैठ के रीड के सारा इसमें लिखा कि मकसद क्या है इसका, कब फाइल करना है, कब नहीं फाइल करना, जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गई, फ़ी के बारे में हर चीज़ आपको एक एक बाय स्टेप। आइटम नंबर से मुराद ये होता है कि जो फॉर्म के अंदर जो चीज़ें हैं, कहाँ पर क्या लिखना है, वो आपको गाइड कर रहा है, लिटरली उंगली पकड़ा के आपको चला रहे हैं। तो अगर आप के पास टाइम है, इसको रीड करें। हर फॉर्म के साथ इस तरह इंस्ट्रक्शन गाइड होती है जो आप रीड करके फिल कर सकते हैं। कई बार ये होता है लॉ फॉर्म में भी होता है कि हर बंदा एक्सपर्ट नहीं होता हर फॉर्म में। अब आपने फाइल तो करना है, तो यही करते हैं, फॉर्म डाउनलोड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस करते हैं, बैठ के रीड करके उसको फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर्म की बात करें, इसकी भी बेसिक आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि फॉर्म जो होता है, आप देखेंगे आप एकदम से ना कंफ्यूज हैं, घबरा जाएंगे, यार ये इतना कुछ है, मैं कहाँ से शुरू करूँ। फर्स्ट पेज है, हमेशा पार्ट होगा, पार्ट 1, पेज नंबर होगा और नीचे आइटम नंबर चल रही होंगी। देखें 8 आया, 8 पे 9 आ गए, इस तरह हमेशा गिनती चल रही होगी कि लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है और राइट पर जा रही है। इसका मकसद क्या है? फॉर एग्जांपल कहीं पर वो पूछते हैं कि आपने 5 साल की ना एड्रेस हिस्ट्री देनी है, यहाँ पर एक कॉलम होगा। फिर आपने ये करना होता है कि आप पेज के फुल एंड में जाते हैं, अपना नाम लिखते हैं। एलियन नंबर ढूंढने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल इज़ योर फ्रेंड, मैंने अभी खोला था दिखाने के लिए कि अगर आपको ना पता हो, मुझे तो अंदाज़ा है कहाँ से पता लग जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता गूगल पर सर्च करें कि एलियन नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यूएस वीज़ा में कहाँ लिखा हुआ है। पिक्चर खोलेंगे आपको यहाँ लिखा आ जाएगा, ये एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया आपका, और यही नंबर आपके ग्रीन कार्ड पर USCIS नंबर होता है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज ये होंगे कि यहाँ पर 8 नंबर हैं, यहाँ पर 9 हैं, नंबर वही रहेगा, ग्रीन कार्ड के ऊपर यहाँ पर एडिशनल नंबर लिखा होता है, तो हमेशा ज़्यादा 0 ही लिखा होता है। तो उन्हें रखा इसलिए हुआ है कि जब बहुत ज़्यादा शायद हो जाए तो शायद उसका वो डिजिट 1 आ जाए, कुछ हो जाए, A आ जाए, अल्फ़ाबेट आ जाए। लेकिन मैंने जितने अब तक ग्रीन कार्ड देखे हैं तो उसमें 0 ही आ रहा होता है। और ये ग्रीन कार्ड का जो है ना डिज़ाइन चेंज हो गया। अगर आप 2022 के बाद आ रहे हैं, आपका ग्रीन कार्ड भी डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने उसमें नए फीचर्स डाले हैं, उसकी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ किया है। वापस आते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, तो आपने इस तरह एलियन नंबर लिख लेना अपना। अब देखें पेज नंबर पूछ रहा है, जो मैंने आपको बताया था हमेशा पेज नंबर होगा। फिर वो कहता है पार्ट नंबर क्या है, फिर हमेशा पार्ट नंबर होगा, देखें पार्ट 6। और आपको आइटम नंबर पूछ रहा है, तो आप इसकी एक्सटेंशन दे रहे होंगे, आप लिखेंगे 3A। तो ये इस तरह फॉर्म को यूज़ करते हैं, बहुत ज़बरदस्त ने बनाया हुआ है। अब यही पूछ रहा है, अब आपने करेक्शन करनी है I-130 के ऊपर। I-130 को समझने के लिए एक और भी करना है। एक कुछ होती हैं पटिशन्स जो US सिटीज़न या ग्रीन कार्ड होल्डर कर रहा था, कुछ होती एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से मुराद है कि मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, जब मेरी सिटीज़नशिप का टाइम आएगा तो मैं एप्लीकेंट हूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा US गवर्नमेंट को, यार मैंने ये एप्लीकेशन डाली, इसको उसके ऊपर प्रोसेसिंग करें। पटिशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बंदे को या बंदी को बुला रहा हूँ USA में, तो मैं पटिशनर हूँ, मैं उसको पटिशन कर रहा हूँ USA आने में। तो ये एक फ़र्क आप समझ लें कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा मेरा भरना क्या है, तो अगर I-130 है या आपके स्पाउस या आपके हस्बैंड होंगे वो फिल कर रहे होंगे, तो वो अपने आप को पटिशनर करें और यहाँ से फिलिंग आपने स्टार्ट कर देनी है। ये जो पहला सेक्शन है ये लॉयर्स के लिए होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लॉ फर्म को हायर करते हैं तो अपना वो अटर्नी का नंबर, बार का नंबर देते हैं, उनका USCIS अकाउंट नंबर होता है, और वो साथ G28 लगाते हैं। G28 जो होता है लीगल रिप्रेजेंटेशन की एक एक्स्ट्रा फॉर्म होता है कि इस बंदे ने हमें अथॉरिटी दी हुई है टू वर्क ऑन दिस केस। और पहला सेक्शन जो है वो उनका अपना है। सिंपल सवाल जवाब पूछते रहेंगे, बहुत ईजी है। देखें अब आपका पटिशनर जो है वो US सिटीज़न है, तो वो ये पूछ रहे होंगे कि आपका नेचुरलाइजेशन जो है सर्टिफिकेट उसका नंबर क्या है, एलियन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन, एड्रेस आ गया, फिजिकल एड्रेस आ गया है, जो काम की बात है।
वो है पार्ट 2। अब आपने करेक्शन करानी है, आपने डुप्लीकेट अप्रूवल नोटिस की लगानी है। कई बार ये होता है कि आपने अप्लाई किया, आपको अप्रूवल नोटिस आया, वो शिफ्टिंग में गुम गया, फट गया, ख़राब हो गया या आया ही नहीं, तो डुप्लीकेशन मंगाने के लिए भी आपको I-824 ही लगता है। करेक्शन करनी है, जो ज़्यादातर मसला ये आता है कि लोगों को ना कि जब वो I-130 फाइल करते हैं, उसके साथ AOS फाइल किया जाता है, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। अगर वो उसका स्पाउस या कोई जो है बंदा है वो USA में आ चुका है, उसकी प्रायोरिटी डेट भी करंट हो चुकी है, तो वो कई बार मेंशन नहीं करते कि ना हमने प्रोसेसिंग इधर करानी थी, USA के अंदर करानी थी, या हमने उधर करवानी थी, काउंसलिंग में करवानी थी। ये मिस्टेक हमेशा ज़्यादातर होती है। तो उस सिचुएशन में आपका देखें 1B आता है कि हमने नोटिफाई करना है कि नई कौंसलेट या जो जगह है वो क्या है। इसी तरह एप्लीकेबल जो आप पर होता है कि अगर आपने USCIS को बताना है कि मेरी जो अप्रूव इमिग्रेशन पिटिशन है वो NVC को भेजनी है, तो ये बेसिकली आप रिक्वेस्ट करने का तरीका है, क्योंकि ये आपने बात भी समझनी है कि USCIS को जब भी कोई रिक्वेस्ट कर रहे होंगे ना, तो वो रैंडमली नहीं कर सकते। आपके ईमेल की सब कुछ हो गया, तो वो हमेशा कोई आपको कहेंगे फॉर्म होगा। तो अगर इन 5 चीज़ों में से कोई चीज़ एप्लीकेबल होगी तो आपने ये फॉर्म फिल करना है। फिर दोबारा मेलिंग एड्रेस आ गया, फिजिकल एड्रेस आ गया, वो डिपेंडेंट्स के बारे में पूछेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप USA में आपकी वाइफ और आपके बच्चे आ रहे हैं, तो आप उन सबके नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद स्टेटमेंट आई थी है कि मैंने सब कुछ रीड के लिए इंग्लिश में ये आती है। अगर आप कोई हेल्प नहीं कर रहा तो ये इंटरप्रेटर वाला जो पोर्शन होता है इसको आप स्किप कर लेते हैं। और जो चीज़ स्किप करनी थी आपने हमेशा याद रखना, उसमें आपने लिखना होता है not/applicable NA लिखना, ताकि उनको पता लग जाए कि ये आपने इस पोर्शन को रीड किया था और जान पूछ के नहीं खाली छोड़िए, गलती से छूट नहीं गया। ये करना है, आपने साइन करने हैं। और अब आप कहेंगे यार ये मैंने फ़ाइल किस तरह करना है, ये समझ नहीं आया मुझे। आपने इस पेज पर आना है और ये लिखा हुआ है वेयर टू फाइल में जाना है। अब ये कह रहा है कि डायरेक्ट फाइलिंग एड्रेसेस क्या हैं इसके। ये आपके सामने एड्रेस आ गया, कह रहे हैं अगर USCIS को भेज रहे हैं, FedEx, UPS, DHL करना है तो ये एड्रेस है। अगर US पोस्टल सर्विस जो इनकी अपनी गवर्नमेंट का है उससे करना है तो इसको यहाँ भेजना है। ईजी पीजी। फाइलिंग फ़ी हम देख लेंगे। फाइलिंग फ़ी है यस $465 की फाइलिंग फ़ी है, और उसके वही बिल सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं कि आपने पे किस तरह करनी है। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि अगर कोई भी आपको हर्डल आए, गूगल करें, इनकी USCIS के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं उसको एक बार देखें, आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि करना किस तरह है। और हर कोई फॉर्म आप सबमिट कराते हैं तो उसमें आपको मौका दिया जाता है, USCIS आपको हमेशा इन्फॉर्म करती है कि भाई ये इसमें डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, थोड़ी मेहरबानी है तुसी सानू प्रोवाइड करो ताकि हम केस को अप्रूव करें। ये कभी नहीं होगा कि आप फाइल करेंगे उन्हें उठा के बाहर फेंक देनी है, ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो इमिग्रेशन एक्ट हो गया या उनके यहाँ पर लॉज हैं वो कहते हैं कि आपने फुल चांस देना होता है किसी भी एप्लीकेंट को या पटिशनर को टू प्रूव कि जो वो चीज़ क्लेम कर रहा है, चाहे पटिशन है चाहे वो एप्लीकेशन है, उसको वो टाइम मिले ताकि वो उसको साबित कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त नहीं है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।